नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी के सेकंड चैप्टर दूसरे अध्याय 20 के दांत पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथियों, 20 के दांत पाठ का पहला ऑब्जेक्टिव है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन ए अमरकांत, ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी नलिन बिलोचन शर्मा या ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्र। तो 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है जी? नलिन बिलोचन शर्मा आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। तो 20 के दांत जो है ना वो एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है कि 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। ऑप्शन ए उच्च वर्ग की, ऑप्शन बी निम्न वर्ग की, ऑप्शन सी मध्यम वर्ग की या ऑप्शन डी निम्न मध्य वर्ग की। तो देखिए 20 के दांत समाज में जो है ना वह मध्य वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 20 के दांत पाठ की विद्या है। निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है या कहानी है। तो 20 के दांत पाठ एक प्रकार की क्या है? कहानी है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। पांचवा प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए सेन साहब, ऑप्शन बी खोखा, ऑप्शन सी मदन और गिरधर या ऑप्शन डी सभी गलत हैं। तो 20 के दांत कहानी की जो प्रमुख पात्र है वह कौन है जी? खोखा है। इसी के खोखा के इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थीं। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? कौन कौन थी जी? आलू थी, शेफाली थी, सीमा थी, रजनी थी और आरती थी। पांच उनकी लड़कियां थीं और वह कैसी थी? उदंड थी, नासमझ थी, मूर्ख थी या सुशील थी। तो बहुत क्या थी? सुशील थी। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न है कि गिरधर लाल का बेटा है खोखा, कासू, मदन या आलो। आलो तो वह तो सेन साहब की बेटी है। गिरधर लाल का बेटा कौन है जी? तो गिरधर लाल का बेटा मदन है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? किरानी, ड्राइवर, अकाउंटेंट या इनमें से कोई नहीं। तो गिरधर लाल जो है ना वह सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी के पद पर था। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सफ़ेद, काली, नीली या लाल। तो सेन साहब की जो नई मोटर कार जो थी ना वह किस रंग की थी? काली रंग की थी। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, यानी कितने मूल्य की थी? ऑप्शन ए 8,500, ऑप्शन बी 7,500, ऑप्शन सी 6,500 या ऑप्शन डी 5,500। तो सेन साहब की जो नई मोटर कार थी ना वह 7,500 की थी। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब अपने बेटा खोखा को क्या बनाना चाहते हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी खिलाड़ी, ऑप्शन सी बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन डी पत्रकार। तो सेन साहब अपने बेटे खोखा को जो है ना वह बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार जो किस रंग की थी? काली रंग की, और उसे 7,500 रुपये में खरीदा गया था। कार की पिछली बत्ती का जो लाल शीशा है किसने चकनाचूर किया? ऑप्शन ए मदन ने, ऑप्शन बी कासू ने, ऑप्शन सी सोफर ने या ऑप्शन डी है इनमें से
कोई नहीं। तो सेन साहब की नई मोटर कार का जो पिछला बत्ती का जो लाल शीशा था ना, वह कासू ने चकनाचूर कर दिया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की आंखों का तारा है कार, खोखा, खोखी या उपयुक्त सभी। तो सेन साहब की आंखों का तारा जो उनका बेटा खोखा है, क्योंकि वह बहुत ही मुश्किलों से उसका जन्म हुआ है। ठीक है, खोखा है और यही खोखा का नाम क्या है जी, कासू है। 14 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे। ऑप्शन ए अहंकारी, ऑप्शन बी तानाशाह, ऑप्शन बी मूर्ख, ऑप्शन डी विद्वान। तो सेन साहब एक तानाशाह प्रकार के आदमी थे। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न है कि मदन किसका बेटा है। सेन साहब का, गिरधर लाल का, सोफर का या अखबार नवीश का। तो जो मदन है ना, वह गिरधर लाल का बेटा है, जो कि सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी के पद पर कार्य करता है। 16 नंबर प्रश्न है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था। पहलवानी, ईर्ष्या, लट्टू खेलने की ललक या साइकिल की सवारी। तो लट्टू खेलने की ललक, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। ऑप्शन ए मार, ऑप्शन बी दुलार, ऑप्शन सी प्यार, ऑप्शन डी दुत्कार। तो मदन के लिए जो है ना, वह मार खाना जो है वह मामूली बात थी। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। ऑप्शन ए नियम मानने में, ऑप्शन बी घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में, ऑप्शन सी सबको प्यार करने में, ऑप्शन डी सभी गलत हैं। तो जो खोखा है ना, वह घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में क्या था जी, एक अपवाद था। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले। ऑप्शन ए कासू ने, कासू तो खुद खोखा है, मदन ने, गिरधर लाल ने या सेन साहब ने। तो जो खोखा है यानी कासू जो है, उसके 2 दांत जो है वह मदन ने तोड़ डाले। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला 20 नंबर प्रश्न है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए सेन साहब का, ऑप्शन बी मिस्त्र सिंह का, ऑप्शन सी गिरधर लाल का या ऑप्शन डी मुखर्जी साहब का। तो मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन जो है वह सेन साहब का है। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थीं। मदन की, लेखक की, खोखा की या सेन साहब की। तो सेन साहब की तो बेटियां थीं और खोखा की क्या थी जी, बहन थी। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 18 फरवरी 1916, ऑप्शन बी 2 फरवरी 1907, ऑप्शन सी 22 अप्रैल 1925, ऑप्शन डी 10 अक्टूबर 1912। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो जन्म है वह 18 फरवरी 1916 को हुआ था। 23 नंबर प्रश्न है कि मदन महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, यह किस पाठ की उपपंक्ति है। ऑप्शन ए है बहादुर, ऑप्शन बी है शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन सी है मछली, ऑप्शन डी है विष के दांत। तो महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, यह जो है ना वह किस पाठ से लिया गया है, तो विष के दांत पाठ से लिया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी अमरकांत या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो अनाम दास का पोथा जो है ना वह किस लेखक का कृति है। तो इसका सही उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, लेकिन ये इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं है। 25 नंबर प्रश्न है कि मोटर का कोई खतरा तो हो सकता है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से किससे हो सकता है। खोखा से
यहाँ पे खोखा कर लीजिएगा। मदन से, सीमा से या शेफाली से। तो मोटर को कोई खतरा तो केवल किससे हो सकता है? खोखा से यानी कासू से। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला 26 नंबर प्रश्न है कि हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन ए अमरकांत, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी नलिन विलोचन शर्मा या ऑप्शन डी अशोक कुमार शर्मा। तो हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे जी? नलिन विलोचन शर्मा। आपका ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला 27 नंबर प्रश्न है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ जो है वह किनकी कविताओं से हुआ है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी अमरकांत, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। तो आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का जो वास्तविक प्रारंभ जो है ना वह नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न है, झोपड़ी और महल वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? झोपड़ी वाले, महल वाले, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो झोपड़ी और महल वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है जी? महल वाला ही जीतता है, जो अमीर होता है वही जीतता है। 29 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? ऑप्शन ए नैसवरवादी सभ्यता को, ऑप्शन बी एकेश्वरवादी सभ्यता को, ऑप्शन सी अपूंजीवादी सभ्यता को, पूंजीवादी यहाँ पे होगा साथियों, पूंजीवादी सभ्यता को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक विभाजन, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा जो है वह नैसवरवादी सभ्यता को हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रगतिशील कह सकते हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न है कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। ऑप्शन ए सापेक्ष, ऑप्शन बी मित्रवत, ऑप्शन सी निरपेक्ष या ऑप्शन डी द्वंद्वात्मक। तो मनुष्य और परिस्थिति का संबंध जो है वह मित्रवत है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। तो साथियों, कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो? आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।